प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहे हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, PDM क्या इन हाउस तब्दीली कर सकेगी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, और क्या ये एक रिफ्ट है, स्ट्रेटजी है, सरेंडर है, क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ कब्ज़ा माफिया, मनशियात फरोशों का जो सियासी इसका आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं, और ये दुनिया भर में और इवन हमारे साउथ एशिया में हम देखते हैं कि जराइम का जो नेक्सस सियासत से बना है, जिसे 3 M's भी कहते हैं, मीडिया, मसल और मनी जो है। तो ये क्या मामला है? क्या इसके बारे से हुकूमत ने कोई स्ट्रेटजी बना ली है? अगर है तो क्या है, और इसकी ज़द में कौन कौन से सेक्टर और आ सकते हैं अगर ये फैसला हो चुका है? इसके साथ ही बड़ी हैरत होती है, 47 सरकारी इदारे मज़ीद प्राइवेटाइज़ किए जाएंगे। लगता नहीं है कि इतने प्राइवेटाइजेशन के दस्ते बुर्द से अब तक बच चुके हैं। बहरहाल देखते हैं ये क्या मामला है, और क्या इसमें जो मुनाफा बख्श इदारे हैं वो भी बेचे जा रहे हैं, और साथ ही हुकूमत सोशल मीडिया को जो रेन इन करने के लिए या उसे किसी लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी इख्तियार कर रही है। बट साहब, पहले तो इन हाउस तब्दीली की बात कर लेते हैं। आज तो मीटिंग के अंदर भी सुना है बड़ी एक फायरी किस्म का माहौल था, और मरियम साहबा बड़ी गुस्से में भी थी, मगर जब बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो फिर उस वक्त तो बहुत ही मुझे लग रहा था जैसे अंदर क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इन हाउस, आपका मतलब है नून लीग की फैमिली में इन हाउस तब्दीली आ रही है क्यादत की? आपसे क्या मुराद है इन हाउस से? मैं समझा नहीं। वो अंदर जो मीटिंग हुई है, जो इन हाउस एक नून लीग के नवाज शरीफ साहब कायद हैं, शहबाज शरीफ है, मरियम है। क्या इन हाउस मुस्लिम लीग नून में कोई नया लीडर सदर बन रहा है? नया लीडर तो सदर नहीं बन रहा। तो एक तरफ अब 2 ही लीडर हैं ना, एक मरियम साहबा हैं, बड़े मियाँ साहब बाहर हैं, और शहबाज शरीफ साहब यहाँ हैं। तो उनके दरमियान में कौन? इन हाउस से मुराद क्या जाती उम्रा में कोई तब्दीली आ रही है या क्या असेंबली में? अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आज थोड़ा सा मैं काम में बिजी था, यानी कि सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में। अच्छा, कौमी असेंबली जो इस्लामाबाद में है। ये कॉपी पेंसिल लिखे, PDM शीशे की तरह बिखर के साइड पे हो चुकी है। लिख के रख लें, लिख के। हमने प्रोग्राम में अर्ज की थी ये नून लीग ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेगी, ये नून लीग सेनेट में भी जाएगी, वो भी आज क्या दिया, और ये असेंबलियों से इस्तीफे भी नहीं देगी। अब मुझे बताएं, इन हाउस तब्दीली नंबर गेम से होती है। आसफ अली जरदारी साहब, नंबर क्या, पैसों के नंबर या मेम्बरान के नंबर? नहीं, वो 85 से पैसों के नंबर शुरू हुए थे। अच्छा। आपको अंदाजा नहीं है उस वक्त कितना है। अब इन हाउस तब्दीली तब होती है कि जब आपकी मुल्क में बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ हो, जब आपका लीडर मुल्क से भागा हो। नून लीग का कायद भागे हुए हैं ना, आप ये कह दें कि प्लेन में गए हैं, हाँ। लेकिन 4 वीक के लिए गए थे, नहीं आए। पीपल्स पार्टी इन हाउस पे कह रही है, और मरियम ने आज कहा है बिलावल साहब कौन होते हैं, उनकी मुराद थी कि जब PDM के बात करेंगे, इन हाउस तब्दीली लाएंगे, उसके बाद दफन हो जाएगी PDM की सियासत, अल्लाह इन सबको ज़िंदगी दे। वजह है वो नाकाम होगी, सेनेट में मेजोरिटी लेके ये नाकाम हो गए, और इसमें तो PTI की अक्सरियत है, बेशक 8 नंबर की है या 10 नंबर की है। इस हुकूमत को बचाने के लिए काफ लीग को एक सेनेटर दे दिया गया जिनकी सिर्फ 8 या 10 सीटें MPA की, अलग 48 सीटें चाहिए। तो ये मुझे बता दें, मैं आपको खबर दे देता हूँ, इन हाउस तब्दीली तो दिल्ली दूरस्त है ना, क्योंकि जरदारी साहब इन्हें वो बदला लेना चाह रहे हैं जो 12 साल नून लीग ने अंदर रखा था। जब उन्होंने कहा था ईंट से ईंट बचा दूंगा, अगले दिन नवाज शरीफ ने मुलाकात कैंसिल कर दी थी। इनके भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नवाज शरीफ के अब्बास शरीफ साहब इंतकाल कर गए। आसफ अली जरदारी अफसोस करने आना चाह रहा था, तो मियाँ साहब ने रोक दिया, आर्मी नाराज ना हो जाए। तो ये अकाउंट सेटल करेंगे अब? अच्छा, नहीं कर लिया उन्होंने। अच्छा, वो इनको कहेंगे करो, उसमें नाकाम होगी, PDM की सियासत धड़म तख्ता हो जाएगी। हाँ, अगला जो असल फड्डा है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं काजी साहब, 2 लिस्टें बन गई हैं नून लीग की तरफ से। एक बन गई है, मरियम ने बनाई है, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेनेटर्स की, उम्मीदवारों के लिए। एक बनाई है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, जेल में उनसे एक मुलाकात हुई है, हम 3, उनको जाके कहा गया कि ये लोग, मरियम बीबी ने सेनेटर के लिए उम्मीदवार फैसला कर लिया। उन्होंने कहा वो कैसे कर लिए, मुझे तो पता ही नहीं है, ये बंदे ने तो हमारी सियासत तबाह कर दी है, इसका तो नैरेटिव बड़ा ख़राब है। अब ये बात आज या कल हो गई होगी, नवाज शरीफ तब तक जानी थी, वो तो ये इन हाउस
लिफ्ट पैदा हो गई है कि सेनेटर के उम्मीदवार कौन होंगे। आप इन हाउस इस्लामाबाद तब्दीली कर रहे हैं, ये खबर मलिक साहब दो लिस्टें बन गई हैं, एक होगी हॉक्स की जो यलगार हो वाले हैं, और एक है मलिक साहब जो के टेक्नोक्रेट्स हैं और जो स्टेट के साथ मेल जोल है। काजी साहब देखें, भट्टी साहब ने जो बात की है, खबर से मेरा उनसे ना कोई इख्तलाफ है ना मैं कहना चाह रहा हूँ, मगर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, उसका एक ही फेस है, वो है नवाज शरीफ। ये जो रिफ्ट है मरीम की, शहबाज की है, दो ग्रुप्स हैं, सेनेटर की भी लड़ाई है, मगर कंट्रोल जो बंदा पार्टी को कर रहा है वो अभी तक आज तक की जो काफ नून लीग है उसी की है। और ये जो अभी एहसन इकबाल साहब ने कुछ अपना एक बयान दिया था, थोड़ा सा तंज की थी एक किस्म की, नवाज शरीफ ने राना सुनाला को फ़ोन किया, एहसन इकबाल को किया, मरीम को किया, और पुराना मैसेज ही दोहराया कि हमने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ना। अगर वो अदम एतमाद करते हैं, अच्छी करते हैं, बुरी करते हैं, हम उनके साथ हैं, अगर उनको नंबर चाहिए तो हम उनको नंबर देंगे। ये अभी तक की उसकी देखा चाहिए है। अब बाकी जो होगा वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। बात ठीक होगी। अच्छा, अंदर मरियम साहब ने इख्तलाफात बड़े हुए हैं, मरियम साहबा थोड़ी सी लोगों ने मरियम साहबा से इख्तलाफ किया। नहीं, बहुत ज्यादा किया। मैं एक और, इन्होंने ठीक कहा कि नून लीग के पास क्या था, तो मैं इस बहस में नहीं जाता। 3-4 दिन पहले 180H मुस्लिम लीग नून की मीटिंग बुलाई गई। किसकी? नून की। ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद और दीगर लोग थे। एक MPA हैं रायविंड से, राना तारिक साहब। ख्वाजा साद साहब ने उनसे कहा, तारिक साहब आप प्रोटेस्ट में नहीं आते? उन्होंने कहा यार मैं इस प्रोटेस्ट में भी आया हूं, इस प्रोटेस्ट में भी आया हूं, जो माल पे हुआ था सबसे ज्यादा बंदे मेरे थे। उन्होंने कहा यह तरीका नहीं चलेगा। उन्होंने कहा एक बात सुने ऊंची। तारिक साहब ने कहा, राना तारक ने, ख्वाजा साहब मुझे पता है जाके पैरों में कौन बैठता है, एक बात सुन लें, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ नहीं हूं। अगर क़यादत चाहती है तो मुझसे भी इस्तीफा ले ले। अगर ये बात ना हुई नहीं, उन्होंने एक इल्जाम ये लगाया कि आप किसको मिलते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा यार वो उधर 2 बंदे थे जो किसी को मिलते थे। अच्छा, उधर एक बंदा नहीं था। ख्वाजा साद साहब ने नाराजगी का इजहार किया, हमारे पुराने बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा राना तारक MPA हैं, MPA नून लीग के हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि। उन्होंने कहा जी बात सुने, मैं फौज के बयानिए के खिलाफ ना था ना आपका साथ दूंगा, ये सुन लें। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क़यादत मुझे कहे मैं आज रिजाइन दे दूंगा। ये तो हो गई आपकी यकजा मुस्लिम लीग। फिर राना मशहूद ने 2 दफा रोका, और नहीं राना साहब ऐसा करे, बात सुने। उन्होंने कहा नहीं। फिर तीसरी तकरीर पे अब ख्वाजा साहब ने क्या कहा, काजी साहब आपके मतलब की है, मलिक साहब से जान की माल पाऊं। ख्वाजा साहब ने कहा राना तारक साहब आप जो मर्जी कर लें, नून लीग हो, शीन लीग हो, मीम लीग हो, काफ लीग हो, फौज को हमारे साथ ही आना पड़ेगा। 2 साल से हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। नून लीग से क्या मुराद, शीन लीग से क्या मुराद, जो शेख रशीद कहते हैं नून से शहबाज निकलेगा, मीम से क्या मुराद मरियम, काफ से क्या मुराद काफ लीग। ये बात अगर मुस्लिम लीग के कोई रहनुमा इस पे इनकार करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म GNN का हाजिर है। सही है, कर सकते हैं। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ। तो ये है इनकी प्यारों मोहब्बत की दास्तां। मैंने ना उसकी आवाज़, आंखों में मुझे कोई जान नज़र नहीं आई, जो और कैमरे से उनकी आई बॉल कांटेक्ट वो भी नहीं, वो कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लगता है एग्जैजुरेशन कर रही हैं। फिर मलिक साहब आप जो बात खबर दे रहे फिर वो तो रैटल हो गए। देखिए मैंने तो आपको बड़ी पहले खबर दी थी कि नवाज शरीफ ने मान लिया है जरदारी साहब को अपना इमाम। उन्होंने कहा भाई आप जाने, आपका काम जाने। जो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ का अपना जरदारी साहब इस खेल पे काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ के ताकतवर हल्के जो है ना वो कुछ मुझे 5-10 मिनट दे दें तो मैं निपट लूंगा। ये सिंपल सी खबर है, आपको कंफर्म करें कि अंदर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में बहुत ज़्यादा मरियम साहबा के को लोगों ने कन्फ्रंट किया कि जनाब हम तो अपने हलकों में जाके अब लोगों को मुंह नहीं दिखा पा रहे, हम कैसे रियासत से या उसके। और जाहिर है मुस्लिम लीग नून इससे पहले थाने कचहरी फौज की सियासत ही करती थी ना, तो वो सब इट सीम्स नेचुरल कि वो लोग कहेंगे भाई अब हम क्या करें, क्या लोगों को कहें उठो यलगार कर दो।
नहीं, नेचुरल, यहाँ तो मैं आपसे 100% एग्री करूँगा कि वो पीपल कोई अवामी तहरीक नहीं बन सकी। जो इनका ख्याल था ना कि हम जलसे करेंगे तो पूरा पाकिस्तान हमारे साथ चलेगा, चलें इस्लामाबाद जाके हुकूमत ख़त्म करें, वो उसमें तो नाकाम नहीं, इस पर शक नहीं। बल्कि मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने सारा जोर डाल दिया जरदारी साहब पे, और जरदारी साहब सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ताकतवर हल्के एक दिन के लिए मुझे न्यूट्रल कर दें तो मैं कर आगे ना दम भट्टी साहब, मैं एक इनकी खबर से खबर निकाल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कितनी बड़ी खुशनसीबी है जिस तरीके से अपना जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को बाम अरूज पे पहुंचाया है। इस तरीके से वो मुस्लिम लीग नून को भी एक बुलंदी पर ले जाएंगे। मैं किसी की बात से इख्तलाफ करता ही नहीं, लेकिन अपनी राय का इजहार मेरा हक है। हाँ, जरदारी साहब को नवाज शरीफ से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि 12 साल उन्होंने जेल में रखा है। ज़बान भी कटी थी उनकी, ज़बान भी किस लिए काटी थी वो बड़ी खौफनाक बात हम बता नहीं सकते। टीवी पे नहीं नशा। हाँ, तो जरदारी साहब यकीनन रेस्क्यू राना मकबूल साहब भी वहीं थे। जब उन्होंने कहा था मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा, मियाँ साहब ने कैंसिल कर दी थी। जरदारी साहब नवाज शरीफ के लिए देखें, पीपल्स पार्टी ख़त्म भी कर सकते हैं, सिंध हुकूमत भी छोड़ सकते हैं, इस्तीफे भी दे सकते हैं। ये नून लीग की ख्वाहिश, ख्वाब या मजबूरी मुझे नहीं पता। मरियम साहबा कह रही हैं मैं नाम नहीं बताना चाहती, मिन्नतें कर रही हैं। कौन कर रहे हैं? देखें, अगर इनकी मिन्नतें करें, आपने वीडियो तक तो जजों की चला दी, आपके शर से एस्टेब्लिशमेंट नहीं बची, अदलिया नहीं बची, कोई नहीं बचा, तो भाई मिन्नतें करा तो उन्हें एक्सपोज करो, अच्छी बात है। अगर वो पीटीआई में कोई मीर जाफर है तो उनके नाम लो, क्यों नहीं ले रही है नाम, मुझे बताएं। नहीं, वो अभी अब वो खिड़की तोड़ वीडियोस भी कुछ नहीं कर सकी। नहीं, देखें, उसकी इन्होंने खबरें लीक कराई कि इसके बाद 1 आ रही है, 2 आ रही है, वो सारे किसे बंद क्यों हुए? क्योंकि एबटाबाद अस्पताल की भी वीडियो किसी के पास पहुंच गई है जिसके पेट में टांग लगी थी। बस छोड़ो, अगली गल ना करना, कोई और मलक साहब से नहीं, वो तो कोई घर के ही बंदा है ना जिसको टांग लगी है। मैं अपनी मालूमात के लिए कह रहा हूं, छुट्टी पे था। नहीं, मैं अपनी मालूमात के लिए कह रहा हूँ, किसी घर के बंदे को टांग लगी। अच्छा मलिक साहब, एक और भी तो है ना कि एक जो कब्जा ग्रुप, और यहाँ पे कब्जे ही होते रहे हैं जमीनों पे कौन सा लीगल, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिलके, ये LDA में मिलके जाली ये जो होते रहे हैं, तो ये वो लोग तो आज खौफजदा हैं कि भाई हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम क्या बयानिए में चलें। काजी साहब देखें, आपका अपना नुक्ता नज़र है, वो ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि कहीं जो पुराने फंडर हैं, जो पुराने पैसे देने वाले, उनको तो आप गिरेबान से पकड़े हैं, मगर मुझे कोई निज़ाम में ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। उसका सिंपली भट्टी साहब की खबर को मैं चुराने लगा हूँ। अगर आप एक काफ लीग के जिनके पास 10 सीटें हैं और 48 लोगों की आपको ज़रूरत है, आप उनको एक सेनेटर दे रहे हैं, तो ये कोई जुमेरात को आप इनाम दे रहे हैं उनको, इसका मतलब क्या होता है? नारो होता है। मुझे बताएं, काफ लीग के पिछले हफ्ते आपकी हाईकोर्ट में जाकर नैब ने भी कह दिया कोई केसेस नहीं है। मेरा आप दोनों से पॉइंट ये कि आप जो मर्जी कह लें, चेंज आ रही है, चेंज हाँ आ रही है, क्या चेंज आ रही है? मैं आपसे मुराद है जो कहा जा रही है कि पुराने कब्जा ग्रुपों को मुमकिन है नए कब्जा ग्रुप तक यही है ना। ये मैंने सवाल इतना है, तो वो सवाल इतना है कि भट्टी साहब ये 185 बिलियन की उन्होंने कहा जी, हमने बुज़दार साहब ने कहा कि हमने ज़मीन वागुजार कराई है। और भट्टी साहब, ये आपका आइंस्टाइन होना जरूरी है ये जानने के लिए कि ये पैसे कैसे सियासत और रियासत और इलेक्शन में इस्तेमाल हुए। मैं अर्ज करूं, उस्मान बुज़दार साहब का वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा। मैं आपको बता दूं, लाहौर क्या पाकिस्तान में 90% सियासत, हर सियासतदान बड़े जेन्युइन भी हैं, कब्जा ग्रुप रेगुलर इन्हें फंडिंग करता है, रेगुलर। कोई माई का लाल कब्जा ग्रुप जब तक हुकूमत उसके साथ ना हो, पुलिस उसके साथ ना हो, 1 इंच कब्जा नहीं कर सकता, 1 इंच। इसके लिए हुकूमत में होना जरूरी है। हुकूमत की पुष्ट बनाई 101%। इमरान खान ने ये जो काम किया है, मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, कब्जा ग्रुप, अल्लाह की कसम, ये क्रॉस ही बोर्ड कर लेते हैं तो इमरान खान को जितनी दुआएं मिलेगी आप सोच नहीं सकते। लाहौर में कब्जा ग्रुप कैसे करता है, एक कब्जा ग्रुप है, 25 बंदे आ गए, उनके घर में रात को रिटायर पटवारी भी आएगा, हाजिर सदर पटवारी आएगा। पटवारी का रेट है अच्छी जगह पे लगने का 10 लाख रुपया पटवारी का। उनके घर रिटायर आएगा, उन्हें पता है कब्जा ग्रुप को कि लाहौर काना में बंदा लंदन में है, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, मलक साहब के भाई में घर में फटा है, इसके मकान पे कब्जा कर लो। अगर बिजली की कीमत बढ़े, पेट्रोल की कीमत बढ़े, गैस की कीमत बढ़े, रोजमर्रा की कीमत बढ़े, लेकिन कब्जा ग्रुप पर कारोबार में कभी नरमी नहीं आई। इनका कारोबार हमेशा ही अरूज पे जाता है। इस वक्त अगर ये कब्जा ग्रुप के खिलाफ क्रॉस बोर्ड काम हो गया, काजी साहब ये सुन ले, आधे लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आधे लोग इलेक्शन के पास पैसे ही नहीं होंगे। पैसे नहीं है,
अल्लाह की कसम ने फंडिंग कब्जा ग्रुप करता है, और कब्जा ग्रुप के घर बदमाश मनशियात फरोशों के घर बड़े बड़े वजीर जाके कहते हैं अल्लाह का वास्ता है। एक बंदे ने जुलई नाज़म बनना था, मैं आंखों सीधा गवाह हूं, मैं नाम बस मेरी जुबान ना खुल जाए, नाम ना ले, मुझे पता लग गया पड़ गया पलवान जी वो 4 मैंने जुलई यूनियन आजम बहा दे। और यार ये बात करेंगे, अच्छे सियासतदान भी हैं, कब्जा इमरान हाँ कर जाए काम। आपको पता नहीं ओवरसीज की जमीनों पे 90% कब्जा, और कब्जा ग्रुप में मनशियात से 100 गुना ज्यादा पैसा है। मलक साहब रेट क्या है कब्जा ग्रुप का? 5 करोड़ का आपका घर है, 1 करोड़ में ठेका होगा कब्जा ग्रुप से। अच्छा वो आपको एक कहेंगे 4 आपका, सुन ले, 5 करोड़ का घर है, मैं कब्जा ग्रुप है, वो कहेगा 1 करोड़ दूंगा, वो जब सारा ठीक करा देगा 1 करोड़ उसके बाद देगा आपका मकान बेच के या जगह बेच के। अच्छा 4 करोड़ उसके, 1 करोड़ मेरे, घर मेरा 80 लाख। और दूसरी मॉडल टाउन में एक 4 कनाल का घर था, 2 भाइयों की लड़ाई थी, वो पाकिस्तान में आके रहना शुरू हो गए, उन्होंने एक रिक्शा ड्राइवर को दे दिया 4 कनाल का घर एक भाई ने। ये काफी साल पहले की बात है, ये नवाज शरीफ के दौर की बात है यार, छोड़ दे जिसके दौर है। उसके कागजों पे इतराज लगा, रिक्शे वालों को चपेड़े मारी, 20 लाख दिया गया और 4 कनाल का प्लाट अपने नाम करा लिया गया। और एक और साहिब इल्म साहिब ताकत रहने वाले एक बंदे ने 13 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 13 करोड़ की, गुलमर्ग में नाम भी बता देता हूं। मलिक साहब 2 साल बाद एक अहम तरीन शख्सियत की उस पर नजर आ जाती है, एनू तो मैं वडना है। वो 3 कनाल 7 मरले जगह थी, 13 करोड़ की ली 5-6 साल पहले। ये नवाज शरीफ दौर की बात है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। जरूरी है ये। उसका 1 कनाल एक पहलवान ने खरीद लिया, उसने उस बंदे को बुलाया, उन्होंने कहा मेरी जगह तेरे नाल आ गई है, मैंने दे। उन्होंने कहा सर मैं तो 5-6 साल पहले इतने की ली थी, आपकी 1 कनाल है, मेरी 7 कनाल है। वो वक्त के वजीर आजम के पास गया बंदा, उसकी बात नहीं सुनी गई, फिर गया, फिर उसको बुलाया, ठुड्डे मारे, थप्पड़े मारी, चपेड़े मारी, सारा कुछ उससे लिखवा लिया। वजीर आजम का केस जा चुका है, वजीर आजम के 2 दफा कहने के बाद 66 करोड़ उसको 6 महीने उसकी कीमत लग गई थी। उसको कितने पैसे मिले? 13 करोड़ के लिए 9 करोड़। अच्छा भट्टी साहब अगली स्टोरी पे जाते हैं। नहीं, कब्जा ग्रुप अगर इमरान खान क्रॉस दी बोर्ड काम कर लेता है, काजी साहब लातेदात बेवा यतीमा आपका जोहर टाउन, हंजरवाल, बल्दिया, ये जो आज जिले लेकिन एक बात है, मैं अब थोड़ा सा अपने ज़मीर को भी करें ना, कब्जा ग्रुप की फहरिस्त जारी करती है, अभी तक एक टॉप 10 का कब्जा ग्रुप नहीं पकड़ा गया। आपको पता है इमरान खान साहब ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको चीट कर। कब्जा ग्रुप में मेरी स्पेशल ब्रांच से गुजारिश है कि अपनी अंडरग्राउंड चले गए, अपनी नहीं अंडरग्राउंड भेजा गया ना यार, मुझे मैं कहते हैं अच्छा स्पेशल आप कर ले। आपने जो जारी की है ना फहरिस्त, उसमें 4 लोग मर चुके हैं। नहीं भट्टी साहब आपने बड़ी तफसील से बात बताई, मगर सिंध में तो बड़ी अल्लाह की रहमत है, वहाँ तो उज़ैर बलोच हर दूसरे तीसरे दिन बरी होते जा रहे हैं, बरी होते जा रहे हैं। देखें उज़ैर बलोच एक अहम तरीन मुल्क की शख्सियत के लिए पूरे के पूरे प्लाजे खरीद लेता था। इनका 1 अरब का प्लाजा है, कब्जा ग्रुप खत्म हो रहा है इस मुल्क से। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा इमरान खान का अच्छा स्टेप है अगर ये क्रॉस दी बोर्ड करा लेते हैं। यार मैं आपको साथ ही इतना अच्छा फैसला, ओवरसीज के 90% लोग मारे हैं। देखे ना ये जिस काले धन से खास किस्म। अच्छा कादी साहब मैं आपको एक बताता हूं, लाहौर में पटवारी के लगवाने का रेट 10 लाख, जिस जगह में बेदियां रोड आजकल कब्जे का काम ज्यादा हो रहा है, जाती उमरा इन साइडों पे, तो सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा महंगा तहसीलदार का रेट बिका है मरी का और पटवारी का। नवाज शरीफ ने आखिरी बात जो सबसे बड़ी 85 में करप्शन की इब्तदा की थी वो क्या थी? तमाम बंदे कहते थे मेरा पुत्र नायब तहसीलदार करा दे। उस वक्त के नायब तहसीलदार, उस वक्त 20 लाख रुपया रेट था नायब तहसीलदार का। 85 में ये चेक करा लें, ऐसे ही है। आप लाहौर के रहने वाले हैं, वो 20 करोड़ से बड़ी साहब एक गुलबर्ग के भी तो पटवारी थे जो बाद में किसी और पार्टी के थे, वो तो क्या चलें दफा करें, हमने क्या बात करनी है आगे। अगर आपने मरी पटवारी लगाना तो 50 लाख महीना चाहिए, और वो तो माशाल्लाह अब क्या बताऊं वो महलात हैं। अच्छा आप ये भट्टी साहब ये जो आप 2 केस हैं, बड़े बड़े टेस्ट केस बन गए हैं, अभी मौलाना फजल भाई का भी उनको नोटिस हुआ है, साथ ही ख्वाजा
आसिफ साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज गिल साहब ने, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है और ट्वीट किया है, और उनकी गुफ्तगू भी ट्वीट ये किया है कि कशमाला तारिक साहब बताएं कि वो क्या कारोबार था जिसमें ये इनको उनके फ्रंट मैन के जरिए पेमेंट हुई। तो ये इशू भी कम अप होगा या ये भी गोलमोल हो जाएगा? देखिए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के मशीर है, उनका हक है सवाल करना। शहबाज गिल साहब ने अगर नैब ने कहा है कि ये इतने पैसे इस अकाउंट से कशमाला साहब के गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र का हक है इसे कशमाला ख्वाजा साहब को यहाँ कशमाला। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि जी पैसे किस मद में आए, कोई कारोबार साझा नहीं। देखिए, ये तो नैब को चाहिए ना, अब उन्हें इस चीज़ को क्लियर करे कि भाई इतनी बड़ी रकम आपके पास किस मद में गई। मगर कुछ इतलात ऐसी हैं कि कशमाला साहबा के भी अकाउंट से कुछ पैसे इधर भी आए हैं, तो ये हिलजुल दोनों तरफ से हुई है। एक साइड मलक साहब बड़े तेज है। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ आपसे चीज़ें। ये पहले कशमाला के अकाउंट से गई, कशा को किसने दिए ये कहानी फिर सही फिलहाल चलने दो। पूरी नहीं बताते यार, पागल हूँ आजकल जितना जाली दानिशमंद हमें कर रहा है, इसमें ना हमारी एस्टैब्लिशमेंट बात सुनती है, ना हमारी अदलिया सुनती है, ना हुकूमत सुनती है। हम अदारों की तजलील भी नहीं कर सकते, ना इतनी औकात है, ना करना चाहते हैं। तो हम आवाज एक दायरे में रह के अपने आप को देखें। अगर मीडिया भी खामोश हो गया तो खामोशी तो पहले मीडिया खामोश नहीं है, मगर हमें वो देखें, इनके भी कच्चे चट्टे बाहर आ जाएंगे अगली गवर्नमेंट में या उससे अगली गवर्नमेंट में। मगर ये जो जमहूरियत का हुस्न 30 साल पे हमारे सर पे चढ़ के नाचता रहा है, उसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल तो नजर आ रही है। उसी ताकत दा पैसे हमारा लूद करो ना, आज आ जाएंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के जो दामाद हैं मोहतरम, उनको भी नैब पेशावर की तरफ से नोटिस गया है कि उनको भी जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का मामला है, और फिर उनके ज़ियाउर रहमान साहब जो उनके भाई हैं उनकी अपॉइंटमेंट की भी बड़ा इशू है। देखिए मलक साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये भी अब हर करप्ट आदमी के पीछे पड़ गए हैं। तो भाई 2-4 बंदों को जाने भी दें। वो क्यों जी? यार देखें, आपने एक पार्टी को रिलीफ भी तो दिया ना। देखें, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मलक साहब, वो तो आपकी इत्तेहादी हैं, पार्टी का स्पोक्समैन नहीं। भट्टी साहब, इत्तेहादियों को तो रिलीफ देना जायज़ है ना। फजलुर रहमान बेचारों ने मदरसों के नाम पे अरबों रुपया पता नहीं किस तरह बनाया, किस किस मुल्क से फंडिंग आई, और वो मुल्क अब आपके कुछ सहाफियों को जो मुल्क से भागे हुए हैं, कुछ उनको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाला। मैं एक और खबर दे दूं, ये पाकिस्तानी साफी भी देखा जाएगा, वो उनके अकाउंट में पहुंच चुका है। वो ये लोग उधार नहीं करते। ये पाकिस्तान के साफियों को पैसे बाहर से मिलेंगे काम करने के लिए? आप यार कुछ को खुदा ना खास्ता 90% साफी क्रेडिबल है, हमसे ज्यादा बेहतर है, और कुछ पाकिस्तान से भागे भी हुए हैं। अच्छा, एक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुहिम चलाई जा रही है जिसके लिए इस्लामाबाद और लाहौर में रेगुलर और लंदन में कोऑर्डिनेशन हो रही है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी तो है ना, ये जो इंडिया का नेटवर्क के बारे में उनकी फोटो की फोर्जरी करके उनकी फैमिली की चलाई जाएगी। अगली खबर भी दे दो। अच्छा, ये मतलब पूरी मुहिम चला रही है। मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मैं भी चले जाऊँ, वापस आएंगे। तो एक तरफ तो ये मुल्क के गरीबों के, कमज़ोरों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, और साथ जो हमारे 47 इदारे हैं उनकी भी लूट से पहले भी लूट सेल ही हुई, एक भी शफाफ अगर कोई साबित नहीं हुई, तो ये अब आईना भी बिक जाएंगे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, हम बाद में करेंगे इन इदारों की फ़रोख्त की बात भी, मगर इससे पहले ये जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब के हवाले से जो एक कैंपेन भी चल रही है, और बहुत से लोग कहते हैं जी, हालांकि ये इनका जो हमने देखा कि इनका कंडक्ट हमेशा बड़े अपराइट जज थे। अच्छा, बड़े अपराइट जज थे। मुझे समझ में नहीं आ रही ये मुस्लिम लीग इस पर एतराज़ क्यों कर रही है। अगर इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, मेरी थोड़ी सी अर्थ सुन लेना, दोनों कर रहे हैं एतराज़। क्यों कर रहे हैं वो मुझे पता है, क्योंकि ये ब्रॉडशीट पनामा से बड़ा केस होने वाला, पनामा से बड़ा केस बड़ा होने वाला, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। नहीं तो मैं अरशद शरीफ के 3 प्रोग्राम आपको भेज दूंगा, सुन लें उसकी वजह। इमरान खान आए थे उस वक्त, नैब का चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया था। वो क्या कहते, मैंने इनके साथ काम नहीं करना। उस वक्त इलेक्शन कमीशन तो इन्होंने लगाया था भाई ये, और वो एक बड़े अपराइट थे। अपना क्या था नाम था, चौधरी साहब, कमर जमान चौधरी साहब। नैब, माशाल्लाह मुझे बताएं, नैब 2008 से 18 तक दुनिया जहां की खूबियां उसमें थी, कमर जमा थे। उस वक्त कितने नैब ने कितने लोगों को नोटिस भेजे। यार जो करप्शन को डिफेंड करे वो अच्छा है, इन्हें भी क्रॉस रिपोर्ट करना चाहिए। मैं इस बात पे हमेशा कहता हूं। लेकिन ये बताएं, इन्होंने किस गलत बंदे को पकड़ा? ओ भाई,
अब ये क्या करने लगे हैं, अजमत सईद साहब के खिलाफ साबिक जज है और इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन शख्सियात की फैमिली के बारे में सोशल मीडिया में करैक्टर असैसिनेशन की बाकायदा मुहिम शुरू हो गई है और उसके लिए पैसे बाज़ लोगों को मिल चुके हैं, बाज़ को बैरून मुल्क मिल रहे हैं और एक तेज़ी आएगी इस मुहिम में जिसमें अजमत सईद की फैमिली को टारगेट किया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ अहम तरीन शख्सियात के रिश्तेदारों को। इस स्ट्रेटजी को ये मैं खबर दे रहा हूँ और उसको सियासी पुष्टपनाही हासिल है, सियासी पुष्टपनाही हासिल है, सियासी पुष्टपनाही अच्छा, तो हासिल नहीं है। उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखें, ये तो गवर्नमेंट कुछ ना सोचे, अगर कोई किसी के बारे में गलत गलीज गुफ्तगू करता है ना मुनासब, हाँ तो उसको तो साइबर एक्ट है उसके तहत पकड़े। लेकिन गवर्नमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने ना मार्शाला लगाना है ना जज्बाती होना है, अपनी मौत आप मर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों के बारे में ये करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं मुझे उनका भी पता है। अच्छा मलिक साहब, ये हमारा जो बड़ा तकलीफदेह सफ़र था ना 80s के बाद से, जब से इन्होंने ये इकनॉमिक बदला, हमने मुनाफे जो हैं वो प्राइवेटाइज कर दिए, खसारे हमने नेशनलाइज कर लिए और ये सफ़र अभी तक जारी है। और इसमें जितना, मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि जितना आज कार्टल्स बने हैं जो कि जिसकी हुकूमत आज हाथ नहीं लगा सकती, एक रिपोर्ट आई रद्दी में गई, दूसरी आई, वो इसलिए कि उनके पास इतना माल है और रियासत के अंदर तक जो है कंप्रोमाइज है सारे इदारे। हर बंदा तो आपने पुलिस में हो, FIA में हो, वो सारे आपने कोर्टों पे लगवाए हुए हैं या सिफारिशों पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये इदारे बेच के आपको क्या मिलेगा? उनको ठीक चलाते क्यों नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं अभी देख रहा था, मैं सोच रहा था, खान साहब की तमाम रिस्पेक्ट क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कोई 1000 दफ़ा उनके मुंह से सुन सकूँ मेरा बहुत बड़ा विजन है टूरिज़म का, बहुत बड़ा विजन है, इतना बड़ा विजन है कि वो जो पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं जी इसको प्राइवेट के हवाले कर दो। भाई फिर आपके विजन की हमें क्या ज़रूरत थी? आपने हमें 22 साल कौन से गीत सुनाया कि ये तो स्विट्ज़रलैंड भी है, पाकिस्तान तो दुनिया की जन्नत है, आपका विजन की तरह फिर यूटिलिटी स्टोर पर आ जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर इसलिए बनाया, चले मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं नहीं कहता कि हम गरीब, मतलब इस मुल्क में किन के लिए बना था यूटिलिटी स्टोर? आम आदमी जो बेचारा, मैं उनको बता रहा हूँ आपको, सुई गैस देखें कहाँ चले गए। स्टील मिल सितंबर में ये करने जा रहे हैं। रूजवेल्ट होटल, आप उसकी सारी स्टडी कर लें, उस होटल की 30 साल वो प्रॉफिट में रहा है। मैं फिर सवाल आपसे दोबारा दोहराता हूँ, ये देखें मंगला डैम किसने बनाया था? स्टेट आपने आपकी स्टील मिल किसने बनाई? रियासत ने बनाई थी। मुझे ये बताएं कि ये तो मुर्गी खाने खोलने के अलावा या बनियाने बनाने के अलावा इन्होंने किया क्या है? कब्जे ग्रुपों से माल लेके बाहर पैसे भेजते रहे। कौन सी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की? सारा सर्विस सेक्टर है या स्टॉकों में जुआ हो रहा है? मैं बार बार जो कह रहा हूँ भट्टी साहब से सुन ले, अगर आप यूटिलिटी स्टोर को बेचने जा रहे हैं, आप गरीब आदमी के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं ना, उसकी प्राइवेटाइजेशन का मकसद ये है कि महंगाई हमारे सर से हो जाए और खुदकशियां हलाल हो जाए। जब मुझे सुई गैस प्राइवेट करेंगे उसका रेट बढ़ेगा, वापड़ा प्राइवेट करेंगे, PIA करेंगे, या उन्हें आप प्रॉफिट में लाएं। तो आपकी विजन क्या है? 3-5 साल आपकी तैयारी क्या लोगों को दे दें, यही विजन है। अगर अब सारा मुल्क ही बेचना है तो अपने घर बेचो। अच्छा, इसमें एक सेकंड, एक बड़ी अहम बात है, देखें कोई माहिर नहीं है इक़्तिसादियात के, 24 अरब डॉलर आपने 2 साल में उधार लिए, इतना पैसा, और अभी भी आपके पास अपने इदारे नहीं संभाल सके। ये उधार किधर आ रहा है, जा किधर रहा है, किधर पैसे जा रहे हैं? नहीं करेंगे ना तो हम मजीद खाई में गिरेंगे। गिर चुके हैं सर। साहब, इदारे औने पौनों में बिके और बंद हुए। 100 के करीब इदारा जो है, जो पिछली गवर्नमेंट ने बेचा, उसमें 90% बंद हो गए और वो प्रॉपर्टी वहाँ बन गई, वो क्या कहते हैं, हाउसिंग। बात यह है कि आज हम एक बहुत बड़े मुश्किल दौर में हैं जिसमें इकोनॉमिक मॉडल रीथिंक हो रहे हैं, रिविजिट हो रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चले पंजाब तो लूट मार थी ना, मान लिया, PTI की हुकूमत रही है KPK में, अब 7वां-8वां साल है। अब वहाँ की सुन लें, किसी मुल्क के लिए इससे बड़ी कोई शेम हो सकती है? पेशावर यूनिवर्सिटी के पास आधी सैलरी है, तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही। आप बात करने इदारों की। आपके खुशी की खबर, वजीर आजम के एक एडवाइजर है, वजीर आजम पाकिस्तान के एक एडवाइजर है, वो कतर गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान गवर्नमेंट छोड़ो, मेरे ना कारोबार करो। चलो वो अपनी दुनिया बड़ी खबर दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक एडवाइजर है, कतर गए हैं, कतर, उन्होंने कहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बिजनेस छोड़ो, मेरे नाल कारोबार करो। कि मेरे टैक्स पे वो काम करते हैं, मेरे एडवाइजर हैं, मैं सैलरी दे रहा हूं। मुल्क में गए, उधर भी यही कहा, हुकूमत छोड़े, मेरे साथ बिजनेस डील करे। तो प्राइवेट हुकूमत भी प्राइवेटाइज कर। मलक साहब, इस तरह मेरे मुल्क को दीमक खा रही है, मैं किस किस के हाथों पे लहू तलाश करूं, मुझे बताएं। नहीं, वो तो फिर यही होगा ना, जब आपने सियासत, आज एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि माल भी एक ही जेब में है,
रियासत के इदारे और पॉलिटिक्स भी आपकी जेब में। प्रॉब्लम क्या हुआ? यही हुआ ना? ये एडवाइजर अभी भी है, वही है। तो फिर मुझे अगर आपने यही करना तो फिर नवाशी को क्यों निकाला? इसका फिर आप मुझे जवाब नहीं, इसका मुझे आप जवाब देखिए। मैं किसी जमात का तर्जुमा मैंने कहा, कतर को कहा और ये बात कबीना में डिस्कस हुई कि भाई वो साडा बंदा तो थे अपना बिजनेस डील कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को छोड़ो, वो बंदा भी अरबपति है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। इससे आगे कुछ कहा ना मलक साहब? मैं ये भी नहीं कहूंगा वो लंदन से है, ऐसी मुझे नहीं पता। मेरी बात तो सुने ना। मेरा मुंह नहीं भट्टी साहब, मेरा गम भी तो समझे। जब आप पाकिस्तान के नुमाइंदे, आप पाकिस्तान है, आप हुकूमत पाकिस्तान है, और आपने जाके मुल्क पे इस तरह का थप्पड़ मारे, और वो अभी भी एडवाइजर है। हमने अपने नाजरीन के सामने रखा है, वज़ीर आज़म इसको काउंटर चेक करा लें, हम जवाब दे हैं। हमारा कोई हक नहीं किसी के बारे में नामुनासिब गुफ्तगू करना। वो एक पहले हमारे एहतसाब वाले जो बैठे हुए थे, उनका क्या नाम था जो कतर में बैठे हुए हैं? सैफुर रहमान, वो भी तो थे ना। तो अब भी वो उनके मामला चल रहे हैं। काजी साहब यकीन करें, हुक्मरानों की नेम प्लेटें बदली हैं, अवाम की हालत नहीं बदली। मुझे बता देना, अभी आपने कहा कि कितने प्राइवेट कर रहे हैं, इसमें कौन जाता है? आम शहरी जाता ना कि दाल को 5-4 रुपए कम मिल जाए। तो ये आपका मुल्क है। कल मुर्गी का गोश्त 9 रुपए किलो बढ़ा है। कल एक दिन की मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आम आदमी तो हर वक्त बेचारा ना इस महंगाई के गम में फंसा हुआ है, उसको कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा इसके अलावा। काजी साहब आप क्या फरमा रहे हैं? अगर आप हुक्मरान वक्त हैं, आपके स्पेशल मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि खान साहब को जल्द या बदेर, जब अगली दफ़ा इलेक्शन में भी जाएंगे ना, तो ब्रेक के बाद हम आके बात करेंगे। आपको ये मॉडर्न करना पड़ना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इट इज़ क्रम्बलिंग एंड इट इज़ कमिंग डाउन, क्रैशिंग। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो सोशल मीडिया पर मजीद हम बात करेंगे कि इसके हवाले से हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है, इसको यानी एक किसी लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए या मे भी काबू करने के लिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मैंने सोशल मीडिया की खबर करनी थी, और सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि कोई किसी मीटिंग में चीफ अवामी स्टाफ साहब से मिले हैं या नहीं मिले ज़ुबैर साहब। कुछ कहते हैं जी उन्हें करीब नहीं आने दिया गया, कुछ कहते हैं नहीं बात हुई है। इस पे ISPR ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ये अदारा बहुत मजबूत है, हमसे ज़्यादा मौका वो दे सकते हैं। जब वो खुद कहते हैं कि 7 घंटे मुलाकात हुई थी, तो हो सकता है कि इस्लामाबाद क्लब में सुना है गए हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ में ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन ISPR से ज़्यादा मजबूत तो कोई नहीं अदारा, वो इस मसले में क्लियर कर सकता है। अच्छा, इस पे तो बात होगी भट्टी साहब। मुझे एक बात हजम नहीं हो रही, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं अभी तक वहीं फंसा हूँ कि मेरे मुल्क का फेस हो, जो अच्छा बंदा है बुरा बंदा है, अगर वो हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा है, वो जाके अपना कारोबार कर रहा है, तो आपको ये खबरें किसने दे दी? आपको ये मलक साहब की खबर फंसी है, ये मुझे फंसाना है। नहीं भट्टी साहब, सीरियसली खबर इससे बड़ी एक वफाकी वजीर है इस वक्त, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, उसने खुद बताई है। फेडरल मिनिस्टर ने आपको बताया? फेडरल मिनिस्टर ने मुझे बताई है या किसी और को बताई है, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। ये खबर वफाकी वजीर, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, उसने कुछ लोगों को कहा कि देखो साढ़े एडवाइजर की कर रहे हैं। इस तरह चल रहा है पाकिस्तान। मुझे क्या पता यार, ये उनसे पूछे ना। मैं भाई इतना पैसा बाहर कारोबार कर सकता हूँ, मैं तो इधर कोई सुनवाई नहीं हमारी होती तो उधर कहाँ होगी? तो ये अल्लाह साहब सीरियसली आप बताएं, ये कोई सिविलाइज दुनिया में इस तरह हो सकता है कि एक बंदा एक रियासत का अगर तो आप इस दुनिया को अपना बिजनेस कर, अगर तो आप इस दुनिया को सिविलाइज समझते हैं, अगर तो समझते हैं, तो इस दुनिया में पिछले 25-30 साल से यही हो रहा है, और इस गवर्नमेंट में भी यही कंटिन्यू कर रहा है। जिस तरह उसकी वजह क्या है, जब आप अपने रियासत के हिस्से जो हैं इस तरह फ्रंट मैनों को बेचेंगे, तो वो फिर कहेंगे यार हुकूमत आगे अंदर पीछे नवाज शरीफ को क्यों निकाला? नवाज शरीफ को क्यों निकाला? कोई जरूरत नहीं थी, वो ये काम तो बहुत अच्छे वो कर सकता था। चल उनसे बेहतर किसी ने नहीं किया को बर्बाद करने का जो सिलसिला चल रहा था जी सोशल मीडिया पे। भट्टी साहब, अब सोशल मीडिया एक ऐसा मुंह बेमुहार किस्म का मीडिया बन चुका है कि अब इसको शायद ये टेक्नोलॉजी जब बनती है तो बनाने वालों को ये एहसास नहीं होता कि इसके कुछ अकम्पनिंग भी फैक्टर्स होंगे। आप इसको कैसे रोकेंगे, क्या कर रहे हैं? काजी साहब, इसको लाजमी रोकना चाहिए। बास तो इतनी नामुनासब और गलीज गुफ्तगू इस पर करते हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मेरी नज़र में सबसे पहले बेशक मुझसे शुरू करें, सोशल मीडिया को लगाम डालें। ये ऐसा गधा बन चुका है कि हर एक को टांग मारता जा रहा है। कुछ जो अच्छे लोग कर रहे हैं उनकी तारीफ़ है, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। ख़ुसूसन हमारे अदारों को टारगेट किया जा रहा है।
कोई जिसका दिल करता है, जिसके बारे में मर्जी गाली गलोच दे दो, फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, ना इन्हें कोई पकड़ने वाला है ना पूछने वाला है। पहले तो ये पता किया जाए ना सोशल मीडिया सेल किस किस में बनाए हैं, किस मकसद के लिए बनाए हैं। यार लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज में बनाए हुए हैं और इदारों ने भी बनाए हुए हैं। मलिक साहब आपके पास क्या खबर है? भट्टी साहब का जो क्रिटिसिज्म है वो एक अलग बात है। मैं जो कर रहा हूँ, हुकूमत हमारी आपको पता बड़े समझदार लोगों की है। तो मुझे जो इतलात हैं, जो खबरें हैं वो ये हैं कि इन्होंने ये एक ऑलमोस्ट फैसला कर लिया है कि अगर आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो दोस्त बना लें। तो पंजाब हुकूमत इस वक्त जो काम कर रही है वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अखबारों वाला एक मॉडल बनाएं, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उनकी रेटिंग करें, ए है, बी है, सी है, यानी कितने कितने लाख हज़ार लोग उनको देखते हैं। उस हिसाब से बजाय हम उनको लड़ने के हम इश्तिहारात देंगे। ये पंजाब हुकूमत के पास प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है और हो सकता है आप इस तरह की यूट्यूबर को पहले तो इश्तिहारात बाहर से मिल ही रहे हैं ना। नहीं, मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूं, जस्ट लाइक अखबार, न्यूज़पेपर। आपको ऐसे लोग हैं कहेंगे 2 लाख सब्सक्राइबर मैं देता हूँ, मेरे हक में करो, बस छोड़ो, मैं इस पे आगे नहीं इतना अर्ज कर दूं कि कुछ तो बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, उनको हम करते हैं, बाकी तो पे रोल पे ही हैं, किसी पार्टी के हों या किसी और के हों। बहरहाल वो करें जो बेहतर हो। इजाजत, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।